आज जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ टैक्स। मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स क्या होता है? द मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चार्जेस चार्जड बाय एनी गवर्नमेंट ऑन एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, तो आपने देखा the mandatory fee or financial charges charged by any government on an individual or an organization to collect revenue for public welfare is called tax. Thus, tax is a compulsory payment to be made by every resident of India. The cost of living in a society is called tax. The money collected under the taxation system is put into use for country's development through several projects and schemes. तो आपने याद रखना द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज टैक्स। तो दिस मीन्स आपने याद रखना व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, इसका सही जवाब है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, इसका सही है टैक्स। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन विच ईयर, या इन विच ईयर इनकम टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इसका 1860। इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, इसका 1961। इनकम टैक्स ईयर विच वाज passed in 1961 came into force in which year, इसका सुबह 1st April 1962। This means Income Tax Act was passed in 1961 and came into force in 1st April 1962। Broadly, we have two types of tax, that is direct tax and indirect tax. The tax which is paid directly by the taxpayer to the government is called direct tax. This means what is direct tax? The tax paid directly by the taxpayer to the government is called direct tax. Thus, the tax paid directly by the person on whom the tax is imposed is called direct tax. So, this means the tax paid directly by the person on whom it is imposed is called direct tax. Give the examples of, तो आपने याद रखना होगा, पहले आपने याद रखना होगा give the examples of direct tax, ठीक है ना, give the examples of direct tax। तो इसके लिए आपने याद रखना होगा give the examples of direct tax। तो इसके लिए आपने याद रखना होगा examples of direct tax, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है give the examples of direct tax, ठीक है ना। तो इसमें आपने पहले याद रखना होगा इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है ना, इसमें आता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है ना। तो आपने याद रखना होगा गिव द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसका सब इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। सो दिस मीन गिव द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। तो द टैक्स ऑन एन इंडिविजुअल, तो आपने इनकम टैक्स, द टैक्स ऑन एन इंडिविजुअल्स कंपनी, और तो आपने इनकम टैक्स किसको है, द टैक्स ऑन एन इंडिविजुअल और कंपनीज अर्निंग, ठीक है ना। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, द टैक्स ऑन कंपनीज प्रॉफिट्स। सो दिस मीन्स कॉर्पोरेट टैक्स द टैक्स विच इज चार्जड ऑन द कंपनीज प्रॉफिट। तो आपने देखना द टैक्स विच इज चार्जड ऑन इंडिविजुअल्स और कंपनीज अर्निंग इज कॉल्ड इनकम टैक्स। द टैक्स विच इज चार्जड on company's profits. So this means the tax which is charged on the profits of a company is called corporate tax. The tax which is charged on land or buildings owned is called property tax. The tax which is charged on net wealth is called wealth tax. The tax which is charged on profit from sales of assets like shares or property is called capital gains tax. तो उसके बाद हम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स के फीचर्स पढ़ेंगे हम। तो आपने याद रखना होगा इसके लिए द डायरेक्ट टैक्स में फीचर क्या है, पहला इट इज डायरेक्ट टैक्स इज चार्जड ऑन इनकम, ठीक है ना, द डायरेक्ट टैक्स इज चार्जड ऑन इनकम। द डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है ना।
the direct tax is charged on the same person who bears the burden of tax. That is, the burden of direct tax cannot be shifted. So this means that the direct tax is charged on the same person who bears the burden of tax. उसके बाद आपने याद रखूंगा, that is the burden of direct tax cannot be shifted. It is progressive in nature. So direct tax is progressive in nature. In case of direct tax, a taxpayer pays a direct tax to government for different purposes, including real property tax, personal property tax, income tax, tax on assets, gift tax, capital gains tax. ठीक है ना? तो आपने याद रखना, a taxpayer in case of direct tax, a taxpayer pays a direct tax to government for different purposes, including real property tax, personal property tax, income tax, tax on assets, gift tax, capital gains tax. The direct tax is administered by, बहुत important question है, the direct tax is administered by. तो आपने देखा the direct tax is administered by. इसका सही जवाब है CBDT. The direct tax is administered by CBDT. CBDT stands for Central Board of Direct Taxes. तो आपने देखा the direct tax is administered by CBDT. CBDT stands for Central Board of Direct Taxes. उसके बाद हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में. The collection method of indirect tax is little bit different. Indirect tax or consumption based. तो आपने देखा the indirect taxes or consumption based that are applied to goods and services when they are brought and sold. This means the indirect tax or consumption based that are applied. So this means the indirect tax or consumption based. Thus indirect taxes are applied or charged on goods and services when they are brought and sold. Thus means the person on whom the tax is imposed. तो आपने याद रखूंगा, in case of indirect tax, the person on whom tax is imposed recovers the amount from other persons and then pays to government. This means the collection method is a bit different. Indirect tax or consumption based that are charged for goods and services when they are brought and sold. The indirect tax is received by the government from the seller. ठीक है ना? Seller of goods. The indirect tax is received by the government from the seller of goods and services, while the seller in turn passes the tax burden on the user or buyer of the goods and services. Thus in case of indirect tax, the end user of goods or services does not pay the tax directly to the government. ठीक है ना? This means the burden of, तो आपने याद रखना, the indirect tax is received by the government from the seller of goods and services, while the seller in turn passes the tax burden on the user or buyer of the goods and services. This means the burden of the indirect tax can be shifted. ठीक है ना? The indirect tax is charged on products or services. The indirect tax are regressive in nature. तो आपने the indirect tax are regressive in nature. The indirect tax are regressive in nature. तो the indirect tax is administered by, इसका CBIC. तो आपने याद रखना the indirect tax or administered by, इसका CBIC. CBIC stands for Central Board of Indirect Tax and Customs. तो आपने याद रखना CBIC stands for Central Board of Indirect Tax and Customs. The indirect tax is also known as consumption tax. The indirect tax is also known as consumption tax. उसके बाद आपने याद रखूंगा फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. पेमेंट एंड टैक्स लोड. द सर्विस प्रोवाइडर मेक्स द पेमेंट ऑफ, तो आपने पेमेंट एंड टैक्स लोड फीचर है किसका? फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से आपने याद रखूंगा. गिव द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. इसके पेमेंट एंड टैक्स लोड, लायबिलिटी ऑफ टैक्स, regressive in nature, evasion, investment and savings, social coverage, tax on commodity and services are the features of indirect tax. आइए इनके बारे में बात करते हैं. पहला फीचर जो इनडायरेक्ट टैक्स का है वो है पेमेंट एंड टैक्स लोड. द सर्विस प्रोवाइडर मेक्स द पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द एंड. तो आपने देखा फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में पहला है पेमेंट एंड टैक्स लोड. द सर्विस प्रोवाइडर मेक्स द पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. दिस मीन्स द सर्विस प्रोवाइडर
makes the payment of indirect tax. तो आपने the indirect tax are paid by the service provider and is transferred to the final consumer. Liability of tax. Here the seller or the service provider makes the payment of indirect tax which is transferred to final users. Regressive in nature. The indirect tax are regressive in nature. Evasion. Evasion is important feature of indirect tax. That is, indirect tax are hard to evade due to direct implementation through goods and services. Investment and savings. एक और feature है indirect tax का, investment and savings. Most indirect tax are largely growth oriented. तो आपने कहा most indirect taxes are largely growth oriented since they demotivate the consumer and encourage savings. तो आपने कहा investment and savings is the feature of indirect tax. That is, most indirect taxes are largely growth oriented since they demotivate the consumer and encourage the savings. Social coverage. Social coverage is another important feature of indirect tax. The indirect tax has much large coverage since their charge falls upon each individual buying products and services. So this means the indirect tax, social coverage, important feature of indirect tax. The indirect tax has much large coverage. तो आपने the indirect tax has much large social coverage since their charges fall upon each individual buying products or services. The indirect tax or tax on commodity and services. तो उसके बाद हम बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में. एसएससी. एसएससी किसको हम कहते हैं? द पर्सन हु पेज टैक्स और एनी सम. तो आपने कहा द पर्सन हु पेज टैक्स और एनी सम ऑफ मनी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो आपने कहा द पर्सन हु पेज टैक्स और एनी सम ऑफ मनी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज कॉल्ड एसएससी. दिस मीन्स taxpayer as per income tax act 1961 is called SC. ठीक है ना? SSC covers every person who have been assessed for his or her income. So SSC क्या है? It covers every person who has been assessed for his or her income. There are three types of SSCs. That is normal SSC, deemed SSC. तो आपने SSCs के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं. पहला क्या है? तो आपने पहला क्या है? नॉर्मल एसएससी. टाइप्स ऑफ एसएससी. ठीक है ना? तो आपने एसएससी किसको कहते हैं? द इनकम टैक्स assessor. SSC is a person who pays the tax or any sum of money under the provision of Income Tax Act 1961. So this means taxpayer is called SSC. There are 3 types of SSC. That is normal SSC, deemed SSC and default SSC. ठीक है ना? पहला है नॉर्मल SSC. नॉर्मल SSC किसको कहते हैं? The person liable to pay tax on behalf of themselves on amount of income earned by them. So this means what is normal SSC? आपने देखा an individual who is liable to pay taxes for the income earned during a financial year. So this means normal SSC क्या है? Normal SSC हम इसको income SSC भी कह सकते हैं. ठीक है ना? So this means तो आपने देखा normal SSC can also be called as income SSC because an individual who is liable to pay taxes for the income earned during a financial year. So this means normal SC क्या है? The person is liable to pay tax on behalf of themselves on amount of income earned by them. So this means normal SC is also called as income SSC. उसके बाद आपने याद रखना होगा नॉर्मल SSC में an individual who is liable to pay taxes. ठीक है ना? नॉर्मल SSC किसको कहते हैं हम? An individual who is liable to pay taxes for the income earned during a financial year. So this means the tax on the income of a person is called a normal SC. So this means normal SC किसको कहेंगे हम? An individual who is liable to pay taxes for the income earned during a financial year. Every individual who has earned any income or loss incurred during the previous financial year or liable to pay tax to the government in the current financial year. तो इसको हम कहते हैं normal SSC. This means an individual who is liable to pay taxes for the income earned during a financial year. Every individual, and thus means normal SSC can also be called as income SSC. Income SSC. The normal SSC can also be called as income SSC. Every individual who has earned any income or loss incurred during the previous financial year or liable to pay tax to the government in the current financial year. उसके बाद है deemed SSC. Deemed SSC is a person who is liable to pay on behalf of someone else. So this means deemed SSC
or the persons who are liable to pay on behalf of someone else. So this means a deemed SSC is a type of SSC who is liable to pay on behalf of someone else as a legal representative. As a legal representative, this means a person may not be liable only for his own income or loss but also income or loss of other person. तो जिसमें deemed SSC को हम other SSC भी कह सकते हैं. Deemed SSC can also be called as other SSC because a person may not be liable only for his income or loss. तो आपने कहा deemed SSC can also be called as other person SSC because a person may not be liable only for his income. A person may not only be liable for his own income or loss but also on the income or loss of others. Such persons are called representative SSCs. So this means the deemed SSCs are also called as representative SSCs. Deemed SSCs can be eldest son or legal heir of deceased person who has expired without writing will. तो आपने कहा deemed SSCs में क्या होगा, representative SSC, deemed SSC can be an eldest son. So deemed SSC can be an eldest son or a legal heir of deceased person who has expired without writing will. तो उसके बाद आपने याद रखूंगा deemed SSC में फॉर एग्जांपल लीगल हायर ऑफ डिजीज पर्सन, गार्डियन ऑफ ए मर्नर. सवाल इस तरह हैं, गिव द एग्जांपल ऑफ deemed SSC. इसके बाद लीगल हायर ऑफ डिजीज पर्सन, एल्डेस्ट सन ऑफ पर्सन डिजीज पर्सन, ठीक है ना, लीगल हायर ऑफ डिजीज पर्सन, गार्डियन ऑफ ए माइनर, एजेंट ऑफ NRI रिसीविंग इनकम फ्रॉम इंडिया. तो आपने डीम्ड, गिव द एग्जांपल्स ऑफ डीम्ड SSC. इसके बाद लीगल हायर ऑफ डिजीज पर्सन, एल्डेस्ट सन ऑफ डिजीज पर्सन, गार्डियन ऑफ ए माइनर, एजेंट ऑफ NRI रिसीविंग इनकम फ्रॉम India. SSC in default. The person who has failed to pay the tax on time is called SSC in default. ठीक है ना. उसके बाद कहते हैं हम person. उसके बाद है person. Person. There are 7 types of persons under the Income Tax Act 1961. तो आपने याद रखोगे. There are 7 types of persons under the Income Tax Act 1961. There are how many types of persons as per Income Tax Act 1961? 7 persons. Name the 7 persons. Name the 7 types of persons under Income Tax Act 1961. इसके सब individual, HUF, that is Hindu United Family, HUF. Third, पहला है individual number. तो there are 7 types of persons. Name the 7 types of persons as per Income Tax Act 1961. इसका सुझाव है number 1 individual, number 2 HUF, that is HUF stands for Hindu United Family, number 3 company, number 4 firm, number 5 association of persons or body of individuals. ठीक है ना. नंबर तो आपने नंबर फर्स्ट, number 1 individual, number 2 HUF stands for Hindu United Family, number 3 company, number 4 firm, number 5 association of persons or body of individuals, number 6 local authority, number 7 every artificial judicial person not covered above. ठीक है ना. इंडिविजुअल कौन हो सकता है? इट कैन बी मेल, फीमेल, गार्डियन ऑफ ए माइनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीजड. तो इंडिविजुअल क्या हो सकता है? मेल, फीमेल, गार्डियन ऑफ ए माइनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीजड. उसके बाद है हिंदू यूनाइटेड फैमिली. Hindu United Family, HUF stands for Hindu United Family. All members of a family from common ancestors. So this means all the members of a family from common ancestors governed by Hindu law are called Hindu undivided family. So this means all the members of a family from common ancestors governed by Hindu law is called Hindu undivided family. The members of Hindu undivided family are known as co-parceners. तो आपने the members of Hindu undivided family are known as the members of Hindu undivided family are known as co-parceners. The head of Hindu undivided family is known as Karta. The main head of Hindu undivided family is known as Karta. उसके बाद है number 3 company. A juristic person who is independent and separate legal entity from his shareholders. और तो आपने कहा कंपनी क्या होता है? A juristic. कंपनी क्या होता है? A juristic person who is independent and separate legal entity from its shareholders. कंपनी क्या होता है? A juristic person who is independent and separate. कंपनी क्या होता है? A juristic person who is independent and separate legal entity from its shareholders. तो अपनी कंपनी क्या है? A juristic person who is independent and separate legal entity
from its shareholders. Firm, the persons who agree to share profits or collectively known as firm. Firm क्या होता है? तो आपने कंपनी क्या है? A juristic person who is independent and separate legal entity from its shareholders. तो आपने याद रखना कंपनी क्या है? A juristic person who is independent. कंपनी किसको कहेंगे हम? A juristic person who is independent and separate legal. तो आपने याद रखना कंपनी किसको क्या कहेंगे हम? A juristic person who is independent and separate. तो आपने कंपनी किसको कहेंगे हम? A juristic person who is independent and separate legal entity from its shareholders. Firm किसको हम कहेंगे? The persons who agree to share the profits or collectively known as firm. उसके बाद है नंबर 5 एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स ओब्लिक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स क्या है? पर्सन्स कंबाइंड टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस. एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स में क्या है? द पर्सन्स. तो आपने द पर्सन्स कंबाइंड टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस आर नोन एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैरी आउट बिजनेस फॉर अर्निंग इनकम एंड पर्पस मे और मे नॉट बी सेम. ठीक है ना? सो दिस मीन्स एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स में क्या है? कॉमन पर्पस है, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या है? पर्पस मे और मे नॉट बी सेम. उसके बाद है लोकल अथॉरिटी रन एंड इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है ना? द अथॉरिटी रन एंड इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट सच एज म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड. उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन्स नॉट कवर्ड अबव. ठीक है ना? आर्टिफिशियल पर्सन्स इसमें तो आपने लोकल अथॉरिटी में म्यूनिसिपैलिटी भी आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी आ सकते हैं, पंचायत भी आ सकते हैं. ठीक है ना? उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन्स नॉट कवर्ड अबव. ये भी एक पर्सन है एज पर इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट 1961. आर्टिफिशियल पर्सन्स नॉट कवर्ड अबव. एंटिटीज विच आर नॉट नेचुरल पर्सन्स. तो इसमें आर्टिफिशियल पर्सन्स क्या है? entities which are not natural persons but separate entities as per law. तो आपने कहा artificial persons not covered above क्या है? artificial persons. ठीक है ना? entities which are not natural persons but separate entities as per law. They can be sued through persons managing them. ठीक है ना? they can be sued through persons managing them. For example, deity ideals which are managed through priests, university, ICAI. ठीक है ना? So this means give the examples of artificial persons. deity ideals who are managed through priests. यूनिवर्सिटी इसमें आता है आर्टिफिशियल पर्सन्स में. ठीक है ना? deity ideals आते हैं इसमें. तो उसके बाद हैं हमारे पास प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या इसको कहते हैं? प्रीवियस ईयर इट इज़ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एसएससीज अर्नस इनकम. ठीक है ना? प्रीवियस ईयर क्या है? इट इज़ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एसएससी अर्न इनकम. द प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 months. असेसमेंट ईयर इट इज़ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनकम अर्नड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज एवालुएटेड और असेस्ड एंड टैक्सड. तो आपने असेसमेंट ईयर को हम evaluation year भी कह सकते हैं. assessment year it is the financial year in which the income earned by SSC during the previous year is evaluated or assessed and taxed. The assessment year should be 12 months. ठीक है ना? previous year जो है it can be less than 12 months but assessment year must be 12 months. तो उसके बाद आपने याद रखना होगा टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन. ठीक है ना? टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन. टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस इज ऑल्सो कॉल्ड टैक्स रिडक्शन. तो आपने टैक्स अवॉइडेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्स रिडक्शन. तो आपने टैक्स अवॉइडेंस जो है इसको हम टैक्स रिडक्शन भी कह सकते हैं. द टैक्स अवॉइडेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज टैक्स रिडक्शन बिकॉज the reducing of tangible income to pay the lower rates of tax by taking legal measures. So this means the tax avoidance can be taken by legal measures. ठीक है ना? So this means it is legal. So this means the tax avoidance can also be called as tax reduction. ठीक है ना? tax reduction. तो आपने the tax avoidance is also called as tax reduction. ठीक है ना? because in tax avoidance reducing the tangible income तो आपने टैक्स अवॉइडेंस के इसको कहते हैं हम टैक्स अवॉइडेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज टैक्स रिडक्शन बिकॉज द टैक्स अवॉइडेंस इज द रिडक्शन ऑफ taxable income to pay the lower rate of tax by
taking legal measures, ठीक है ना. So this means reducing the taxable income to pay lower rates of tax by taking legal measures. Tax evasion क्या है? Means concealing or hiding income and information from the authorities. So this means tax evasion क्या है? Meaning hiding income, ठीक है ना. The tax evasion means hiding income and information from tax authorities. It's illegal. Tax evasion is illegal. तो आपने याद रखूंगा, टैक्स एवेजन मीन्स हाइडिंग और कंसीलिंग इनकम और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज इलीगली. उसके बाद हैं पार्ट टू में हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेट्स एंड सिटीजनशिप स्टेट्स. पार्ट टू जो है इनकम टैक्स का, वो है इसमें हम पढ़ेंगे रेजिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेजिडेंट. पहले हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेट्स के बारे में. सिटीजन किसको कहेंगे हम? अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री हु हैज राइट्स बिकॉज ऑफ बीइंग बोर्न देयर. रेजिडेंट, अ पर्सन हु लिव्स समवेयर परमानेंटली और ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस इज कॉल्ड अ रेजिडेंट. अ पर्सन हु लिव्स समवेयर परमानेंटली और ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस इज कॉल्ड अ रेजिडेंट. Residential states. The determination of residential status of a person is very important for the purpose of charging of income tax. Since income tax is charged based on the residential status of a taxpayer or assessee. Residential status can be is divided into resident and non-resident. Residential status, as per residential status, तो आपने बोला, as per residential status, a person can be resident or non-resident. The resident can be ordinary resident. The resident is further divided into ordinary resident and not ordinary resident. पहले बात करेंगे हम रेजिडेंट के बारे में. A taxpayer would qualify as a resident of India if he satisfies one of the following two conditions. तो आपने a taxpayer would qualify as a resident, किसको हम कहेंगे? A taxpayer would qualify as a resident of India if he satisfies one of the following two conditions. Number one, stay in India for a year is, तो आपने कहा stay in India for a year is 182 days or more in the previous years. तो आपने कहा रेसिडेंट हम किसको कहेंगे हम? इफ ए पर्सन हैज स्टेड इन इंडिया, तो आपने रेसिडेंट किसको हम कहेंगे हम? इफ ए पर्सन हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए, तो आपने कहा इफ रेसिडेंट हम किसको कहेंगे? इफ ए पर्सन हैज स्टेड इन इंडिया around 182 days in a year or more. तो आपने कहा if a person has stayed in India for 182 days or more in the previous year. तो आपने कहा if a person, तो resident किसको कहेंगे हम? if a person, तो resident किसको कहेंगे हम? टू कंडीशंस फॉलो करने चाहिए रेजिडेंट, ठीक है ना. पहला क्या है? a resident, a person who has stayed in India for 182 days or more in the previous year, ये एक कंडीशन है. दूसरी कंडीशन है stay in India for a person who stays in India for immediately 4 preceding years is 365 days. तो आपने कहा if a person stays in India for immediately 4 preceding years, तो आपने कहा पहली क्या ये रेजिडेंट के लिए क्या कंडीशन है? पहली, if a person stays in India for 182 days or more in previous year, हो गया ये रेजिडेंट. तो आपने देखा a person can be said resident of India. तो आपने देखा a person can be said resident of India if he stays in India for 182 days or more in the previous year. ये हो गई एक कंडीशन. दूसरी कंडीशन है a person is said to be resident of India if he stays in India for immediately 4 preceding years is 365 days or more. ठीक है, आपने रखा a person is said to be resident if he stays in India immediately 4 preceding years or more and 60 days or more in the relevant previous year. If both the above conditions are not satisfied, then the individual is non-resident. गोडनिक्स में 180 दह खत ज्यादा युस रोज तस वन रेजिडेंट. दोयम कंडीशन 4 कंजिक्यूटिव ईयर आसन गुजरमित तमिस हेको वनित रेजिडेंट. अगर न हम कंडीशन फॉलो कर अख पर्सन कह तस हेको वनित नॉन रेजिडेंट. Resident can be ordinary resident or not ordinary resident. ये पास याद था resident can be ordinary resident or non-ordinary resident.
So this means a taxpayer would qualify as a resident of India if he satisfies one of the following two conditions. That is, if a person सो पोड आस 180 दह को ज्यादा या 4 प्रोसीडिंग या कंटिन्यूअस ईयर्स, ठीक है ना. तो ये हो गई एक कंडीशन. उसके बाद ordinary resident. A resident individual will be treated as ordinary resident in India during the year if he satisfies both of the following conditions. So this means a resident individual will be treated as an ordinary resident in India during the year if he satisfies both of the following conditions. Number 1, ordinary resident खतर क्या condition छ. If a person तो आपने पहले ordinary resident if a person is resident in India for at least, तो आपने होगा पहली कंडीशन क्या है ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए. if a person is resident in India for at least 2 years out of 10 years immediately preceding the relevant year, ठीक है ना. यानी गोडनी क्या छ 10 वरियो मज कम से कम गस आसन 2 वरियन रूद अख पर्सन तस वन रोज हिंदुस्तान में तस वन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. दोयम कंडीशन छ एमस if a person stays in India for 730 days, that is 730 दह or more during 7 years immediately preceding in relevant year. तो गोडनिच कंडीशन छ ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स खतर 10 वरियो मज गसन एम कम से कम आसन 2 वरि दितमित. यो 10 वरियो मज 2 वरि दित तो यो ऑर्डिनरी रेजिडेंट या 7 वरियो मज 730 दह. तो पज याद थाउन 10 वरियन मज 2 वरि 10 वरियो. तो इसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट कस वन तस शख्सस यम 10 वरियो मज कम से कम 2 वरि आसन गुजर हिंदुस्तान में तस वन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. इस 10 मज टोटल एटलीस्ट 2 वरि. या दोयम कंडीशन छ यम एक शख्सन 7 वरियो मज, ठीक है ना, यम एक शख्सन 7 वरियो मज कम से कम 730 दह आसन गुजरमित हिंदुस्तान में तस वनो या ordinary resident, ठीक है ना. if the person satisfies none or any one of the above condition then he becomes resident but not ordinary resident. तो this means residential status क्या है stay in India more than 180 दह previous years में. दोयम कंडीशन छ एमस 60 दह in previous years में. ये छ अख कंडीशन अख 60 दह, ठीक है ना. तो जनरली ब्याक छ 365 दह इन 4 प्रोसीडिंग ईयर्स. तो